माई क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 54। तो चलिए कहानी में चलते हैं। ऋषभ की कन्फेशन से बाकी के दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। वो भी ऋषभ को बहुत पसंद करती थी। उसके लिए ये फीलिंग्स और इमोशंस नए ही थे जो कि उसने आज तक कभी फील नहीं किए थे। ओके जान, अब तुम जा सकती हो, वरना तुम लेट हो जाओगी, ऋषभ ने बाकी के बालों को ठीक करते हुए बड़े प्यार से कहा। "हम्म," पाखी ने भी स्माइल करके कहा और ऋषभ की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर ऋषभ ने उसे अभी भी कमर से मजबूती से पकड़ रखा था। पाखी ने कंफ्यूजन से ऋषभ की तरफ देखा। तुमने तो अभी मुझे किस भी नहीं किया, ऐसे तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, ऋषभ ने काफी शरारती तरीके से कहा। पाखी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी नजरें झुका ली। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं खुद ले लूंगा। इससे पहले पाखी कुछ समझ पाती कि तभी ऋषभ ने उसके होठों पर किस करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही प्यार से पाखी को किस कर रहा था। पहले उसने सोचा वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पाखी को किस करेगा और बाद में उसे छोड़ देगा, पर जब उसने पाखी के होठों से अपने होठों को जोड़ा तो उससे पाखी के होठों का रस इतना अच्छा लगा कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और बहुत ही पैशन के साथ उसे किस करने लगा। 15 मिनट के बाद उसने ना चाहते हुए भी पाखी के होठों को छोड़ा, और वो भी इसलिए क्योंकि पाखी को सांस नहीं आ रही थी। सांस लो, ऋषभ ने पाखी की पीठ को सहलाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद जब पाखी नॉर्मल हुई तो ऋषभ ने कहा, तुमको तो किस करते वक्त सांस लेना भी नहीं आता, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अब मैं तुमको सब सिखा दूंगा। उसने इस लाइन को बड़ा खींच के कहा। ऋषभ ने पाखी के बालों को ठीक किया और उसे ठीक से सीट पर अच्छे से बैठा दिया। ओके, हम बाद में मिलते हैं, ऋषभ ने कहा। उसके बाद पाखी ने अपना पर्स लिया और जल्दी से कार से निकल गई। फिर अचानक से वो रुकी और वापस कार में पास आई और विंडो में से उसने ऋषभ से कहा, मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुमको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो रात को मुझे कॉल कर लेना, ऋषभ ने काफी सडेक्टिव वे में कहा था। पाखी को तो अभी भी लगा ही नहीं कि ऋषभ मेहरा द मिलिट्री मैन ऑफ द कंट्री कभी ऐसी रोमांटिक बातें भी कर सकता है। उसने उसे बाय कहा और स्टूडियो के अंदर चली गई। ऋषभ भी वहां से निकल गया। दोपहर में आर्यन की नींद खुली। उसने देखा तो घड़ी में 12 बज चुके थे। उसने मृणाल को देखा जो उसकी बाहों में बहुत प्यार से और सुकून से सो रही थी। आर्यन मृणाल को उठाना तो नहीं चाहता था, पर मृणाल ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आर्यन ने मृणाल को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, मृणाल थी जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए उसने मृणाल को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। मृणाल अभी भी हल्की नींद में थी। आर्यन ने कुछ सोचा और फिर उसने मृणाल से कहा, बेबी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद बाद में तुमको ही प्रॉब्लम हो सकती है। आर्यन की बातें सुनकर मृणाल ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। नहीं नहीं, मैं खुद नहा लूंगी, मृणाल ने कहा और आर्यन को बाथरूम से बाहर निकालने लगी। ओके ओके, तुम नहा लो, मैं दूसरे रूम के बाथरूम को यूज कर लेता हूँ, आर्यन ने कहा और वो दूसरे रूम में चला गया। नहाने के बाद मृणाल को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने एक येलो कलर की सिंपल और कंफर्टेबल फ्रॉक पहन ली। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों नीचे खाना खाने के लिए आ गए। खाते वक्त मृणाल ने कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं एमएस से मिलकर आ जाऊं। वैसे भी मूवी की शूटिंग शुरू होने के बाद तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, और अगर मैं उनसे मिलने नहीं गई तो और मैं अगर उनसे मिलने नहीं गई तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगी। तो तुम अभी चली जाना, पर शाम तक वापस आ जाना,
आर्या ने कहा। ओके, मृणाल ने स्माइल करते हुए कहा। वैसे तुम उनको एमएस क्यों बुलाती हो? आर्या ने मृणाल से पूछा। हाँ, वो एमएस मेरी मॉम की कॉलेज टाइम की बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मॉम और वो दोस्त कम, बहनें ज्यादा थी, इसलिए वो मेरी मासी हैं और एमएस मासी का शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत कूल है और अच्छा लगता है, मृणाल ने बच्चों जैसे स्माइल करते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, हरन ने भी स्माइल करते हुए कहा। और खाना खाने के बाद मृणाल चेंज करने करके जोशी मेंशन के लिए निकल जाती है। आर्यन स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगता है। मृणाल जब जोशी मेंशन में पहुंची तो शारदा जी सोफे पर बैठकर अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी। मृणाल धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों पर अपने हाथ रख देती है। शारदा जी ने अपने हाथों से मृणाल के हाथों को टच किया और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। हमें तो लगा था कि तुमने सिर्फ बोलने के लिए ही कहा था कि तुम हमसे मिलने आओगी, शारदा जी ने कहा। क्या एमएस, क्या मैं आपको धोखेबाज नजर आती हूँ जो आपसे झूठ बोलूंगी? मृणाल ने मुंह बनाकर कहा और सोफे पर आकर बैठ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस मजाक ही कर रहे थे, शारदा ने कहा। वैसे आपको पाकी ने बताया होगा ना, मैंने एक मूवी साइन की है? मृणाल ने कहा। हाँ हाँ, हमें पूरा यकीन है तुम एक दिन बहुत काबिल इंसान बनोगी, शारदा जी ने मृणाल के गालों पर हाथ रख के बहुत ही प्यार से कहा। अभी कुछ दिनों में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं शायद आपसे ना मिल पाऊँ, तो सोचा क्यों ना आज ही आपके हाथ का टेस्टी खाना खा लूं, मृणाल ने कहा। अच्छा जी, मतलब आप हमसे मिलने नहीं आई, हमारे हाथ का खाना खाने के लिए आई हैं, शारदा जी ने मृणाल को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आप खाना ही इतना टेस्टी बनाती हैं, मृणाल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। ठीक है, बस बहुत हो गया, तुम्हारी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, तब तक तुम बैठो। और अभी तक वो दूसरी शैतान भी वापस घर आती ही होगी, शारदा जी ने कहा हो और वो किचन में चली गई। कुछ मिनट के बाद ही पाखी भी घर में आ गई। पाखी जब घर के अंदर आ रही तो वो खुद में ही मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर मृणाल कुछ अजीब लगा, उसे पाखी पर डाउट होने लगा। उसने घूरकर पाखी की तरफ देखकर कहा। क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हो। आवाज सुनकर पाखी ने मृणाल की तरफ देखा, और वरना उसने तो मृणाल को नोटिस ही नहीं किया अभी तक। वो तो बस ऋषभ के साथ बिताए गए पलों में गुम थी। मृणाल, तुम कब आई? पाखी ने पूछा। मैं तो कब से आई हूँ, पर तुम ही हो जो किसी और के ख्यालों में गुम हो। अच्छा, अब बताओ कौन है वो? मृणाल ने पाखी के पास जाते हुए बताया। तुमको ऐसा क्यों लगता है? पाखी ने घबराते हुए कहा। जब कोई इंसान किसी और ही दुनिया में हो और बिना किसी बात के अकेले अकेले ही मुस्कुराए, तो समझ लेना वो जरूर प्यार में है। अब चलो ये सब छोड़ो यार, बताओ कौन है वो? मृणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले तुम मेरे साथ चलो, पाखी ने कहा और मृणाल के हाथ पकड़कर उसे बाहर गार्डन में लेके चली गई। चलो बताओ वो कौन है? फिर से मृणाल ने पूछा। वो ऋषभ है, पाखी ने स्माइल करते हुए कहा। ओहो ऋषभ भाई, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों अपनी रास लीला चला रहे थे, मुझे खबर तक नहीं होने दी, मृणाल ने नाराज होते हुए कहा। और काफी मजेदार टोन में बोली थी उसने ऐसी बातें। ऐसी बात नहीं है यार, ये सब तो बस आज ही हुआ है। पाखी मृणाल को सुबह जो भी कुछ हुआ सब बताने लगी। सब कुछ बताते वक्त पाखी के तो गाल शर्म से लाल हो गए थे। कोई तो मुझे छेड़ रहा था, आप खुद देखो कैसे केवल सिर्फ उनकी बातें करने से ही शर्म आने लगी इनको, मृणाल ने पाखी को छेड़ते हुए कहा। मृणाल, तुम भी ना, चलो अंदर चलते वरना मॉम बाहर आ जाएंगी, पाखी ने बात बदलते हुए कहा। हाँ हाँ चलो चलो, फिर तुमको उनसे बात भी तो करनी होगी ना रात में, मृणाल ने हंसते हुए कहा। पाखी मृणाल के बार बार छेड़ने से परेशान हो गई थी। उसने मृणाल से कहा। मृणाल, अब बस हुआ ना यार, वरना फिर मैं जब तुमको छेड़ने शुरू करूंगी ना तब तुम मत बोलना। अच्छा बाबा, ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब, मृणाल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर
चुप हो गई। वैसे मृणाल, तुम माँ को अपनी शादी के बारे में कब बताने वाली हो? पाखी ने पूछा। अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब मैं खुद ही एमएस को सब बता दूंगी। मृणाल ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं और खाना खाते हैं, वहीं पाखी ने कहा। और उसके बाद वो दोनों घर के अंदर वापस चली आईं। खाने के बाद मृणाल वापस घर आ गई और आर्यन हॉल में ही सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। मृणाल आकर उसके पास बैठ गई। आर्यन ने अपना लैपटॉप को साइड में रखा और मृणाल से पूछा, क्या हुआ, तुम आज बहुत खुश लग रही हो? वो मेरे पास एक गुड न्यूज है, आप भी जानकर खुश हो जाएंगे, मृणाल ने चहकते हुए कहा। अच्छा, फिर हमें भी बताओ, क्या बात है? आर्यन ने मृणाल के सिर को अपनी गोद में रखकर कहा। मृणाल अच्छे से सोफे पर लेट गई और अपने सिर को आर्यन की गोद में एडजस्ट करके चमकती हुई आंखों से कहती है, आपको पता है, ऋषभ भाई और पाखी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आज ही ऋषभ भाई ने पाखी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तुमको ये सब कैसे पता? पाखी ने बताया। आर्यन ने मृणाल के सिर पर मसाज करते हुए पूछा। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए, मृणाल ने कहा। आर्यन ने कहा। कल सुबह तुम्हें मूवी के ओपनिंग सेरेमनी में तो जाना होगा ना, मृणाल ने कहा। हाँ, मुझे पता है, तुम सब कुछ संभाल लोगी। वहां पर एक बात याद रखना, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, आर्यन ने मृणाल के माथे पर किस करते हुए कहा। आर्यन की बातें तो सुनकर मृणाल के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आज डिनर मैं बनाऊंगी, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी, मृणाल ने कहा। और वो बिना आर्यन की कोई बात सुने ऊपर भाग गई। इसका बचपना नहीं जाएगा कभी भी ये, पर फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। मृणाल किचन में जाकर खाना बनाने लगी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? ओके, आप ये सब्जियां काट दीजिए मुझे। आर्यन ने वही मृणाल ने आर्यन को लौकी और पालक की तरफ इशारा करते हुए कहा। आर्यन ने कुछ देर तक तो लौकी और पालक को घूरा और उसने चाकू को अपने हाथों में लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी जरूरी जंग या मिशन पर हो। आर्यन ने लौकी को काटने की कोशिश करने को कहा। उसने बहुत बड़े बड़े लौकी के 3 पीस कर दिए और पालक का तो उसने सारा रस ही निकाल डाला। जब मृणाल ने सब्जियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने फिर आर्यन की तरफ देखा, जो कि ऐसे खड़ा था जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा काम किया हो। आप एक काम कीजिए ना, आप किचन से बाहर चले जाइए, यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी, मृणाल ने आर्यन को घूरते हुए कहा। क्या मैंने सही से नहीं किया? आर्यन ने पूछा। ये सब किचन का काम आपके बस का नहीं है, आप जाइए, मैं भी खाना बनाकर लाती हूँ, मृणाल ने कहा और आर्यन को किचन से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर के बाद ही मृणाल खाना बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर लगा भी देती है। तभी देव ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा, भैया, भाभी, आप लोग मुझे मिस तो नहीं कर रहे? आर्यन ने घूर कर देव की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने सही से नहीं किया? आर्यन ने पूछा। ये सब किचन का काम आपकी बस का नहीं है, आप जाइए। देखो भाभी, भाई कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, अब क्या मैं आप लोगों के पास भी नहीं जा सकता? देव ने किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए मृणाल से कहा। नहीं नहीं, तुम आ सकते हो, तुम्हें अपने भाई की बात मानना जरूरी नहीं है, आओ हमारे साथ खाना खा लो, मृणाल ने देव के लिए प्लेट्स लगाते हुए कहा। वो खाना, मैं तो खाने के लिए हमेशा रेडी ही रहता हूँ, ये कहकर देव एक झटके से चेयर पे बैठ गया। मृणाल ना देव और आर्यन दोनों को खाना सर्व करती है और खुद भी खाने के लिए बैठ गई। खाने का एक बाइट लेने के बाद देव ने कहा, वाह क्या खाना है भाई, आपने क्या नया कुक रखा है? देव ने खाना खाते हुए पूछा। नहीं, ये सब मेरी वाइफ ने बनाया है, आर्यन ने प्राउड होते हुए कहा। कि क्या सच में भाभी, आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है? अब तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे डेली आपके हाथों का टेस्टी खाना ही मिलेगा, देव ने खुशी से कहा। क्या तुम अब से यहीं पर रहोगे? आर्यन ने देव को घूरते हुए कहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास ही रुक जाऊं, वैसे भी आपको तो पता ही है ना, मैं अकेले घर पे बोर हो जाता हूँ, देव ने कहा। नहीं, तुम अपने घर पर जाओ, आर्यन ने कहा। हाँ बीना, क्यों इन्हें इसे परेशान कर रहे हैं, देव के यहाँ पर रहने से क्या ही प्रॉब्लम है?
देव, तुम यहाँ पर जब चाहे तब आ सकते हो और रह सकते हो, मृणाल ने आर्यन को घूरते हुए कहा। मेरी बीवी हो और इसका साथ दे रही हो, इसको तो मैं रूम में बताऊंगा, आर्यन ने अपने मन में कहा और खाना खाने लगा। भाभी, यू आर द बेस्ट, देव ने कहा और खाना खाने लगा। मृणाल ने बस मुस्कुरा दिया और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की स्टोरी का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो